ठीक है, आइए 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 प्यारे बच्चों, लेट्स रिवाइज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। लेट्स रिवाइज विद चैप्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। चैप्टर नंबर है भैया 6। ठीक है, बहुत मस्त चैप्टर, छोटा चैप्टर और मस्त मार्क्स स्कोर करने वाला चैप्टर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। जितने लोग भी ऑनलाइन कर रहे हैं सभी लोग एकदम बोल बोल के पार्टिसिपेट करेंगे और इस चैप्टर को मेरे साथ खत्म करना है आपको। चैप्टर नंबर 6, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। सबसे पहले हमें ये बताइए कि चार्ज का सॉरी मतलब क्या होता है। ठीक है, चार्ज का मतलब क्या होता है। सर चार्ज जो है ना वो एक हक है, वो एक राइट है। सर चार्ज जो है वो क्या है, एक राइट है जो किसको मिलता है, क्रेडिटर को मिलता है। किसके ऊपर मिलता है, ऑन द एसेट ऑफ अ कंपनी। सर वो एक राइट है जो किसके ऊपर मिलता है, किसको मिलता है, किसको मिलता है, किसको, क्रेडिटर को मिलता है, ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी, ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी। सर कब, सर जब हम लोन लेते हैं ना, जब कंपनी जो है ना, कंपनी, मैं कौन, मैं कंपनी हूं, और कंपनी ने जब लोन लिया है ना, लोन, ठीक है, तो लोन जब लेंगे तो इट हैज टू बी सिक्योर्ड, राइट, इट हैज टू बी सिक्योर्ड, कोई ना कोई सिक्योरिटी होना पड़ेगा। तो वो जो सिक्योरिटी जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया है ना, वो सिक्योरिटी जिससे जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया है, वो जिस इंसान ने आप जिस इंसान से आपने लोन लिया है, यानी कि क्रेडिटर, उसको एक हक देता है। उस हक क्रिएट होने को कहते हैं हम लोग चार्ज। क्या कहते हैं हम लोग, चार्ज। इसमें कुछ है, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग उसको, अ चार्ज। समझ में आया, तो ये हो गया चार्ज। नेक्स्ट नंबर 7। सर अगर चार्ज क्रिएट हो रहा है ना एसेट में, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। ये क्या है, बड़ी बात है। दैट इज वाई अंडर सेक्शन 77, ठीक है, सभी लोग बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर याद कर लेने का, दिमाग में सेट कर लेने का, मैं फोर्स नहीं कर रहा, याद हो जाता है रे। ठीक है, सेक्शन नंबर 77। ठीक है, ड्यूटी क्या है रजिस्टर का, ठीक है, इट इज अ ड्यूटी दैट वी हैव टू रजिस्टर द चार्ज विद द आरओसी। ठीक है, वी हैव टू रजिस्टर द चार्ज विद द आरओसी। तो चार्ज जो एक बार क्रिएट हो गया है, चार्ज वंस क्रिएटेड, चार्ज वंस क्रिएटेड ऑन एनी प्रॉपर्टी, चार्ज वंस क्रिएटेड, एक बार अगर चार्ज क्रिएट हो चुका है ऑन एनी प्रॉपर्टी, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो एसेट हो, चाहे वो अंडरटेकिंग हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो एसेट हो, चाहे वो अंडरटेकिंग हो, मैंने बोला एक बार अगर चार्ज क्रिएट हो गया है किसके ऊपर, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो एसेट हो, चाहे वो अंडरटेकिंग हो, तीनों ही केसेस में, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे इंडिया के बाहर हो, चाहे इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, चाहे मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, चाहे मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, ठीक है, यू हैव टू टेल इट टू द, you have to inform this to the ROC in form number CHG1 in the case of other than debentures, यानी कि debentures के अलावा अगर किसी की चार्ज क्रिएट हुआ है तो हम बताते हैं ROC को in form number CHG1, and if it is for the debenture holders it is in the form CHG9। ठीक है, तो CHG1 is for other than debentures, CHG9 is for debentures और basically debenture holders। ठीक है, और मैंने आपको कहा था जहां भी चार्ज वर्ड है वहां पे एक लाइन साथ में चिपक चिपक के आता है, वो है विथ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, यानी कि जो चार्ज क्रिएट हो रहा है जिस एसेट के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा, राइट, कि हाँ इस एसेट के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं एज इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज। बट सर ये जो आरओसी को इन्फॉर्म करना है इन द फॉर्म CHG1 या फिर CHG9, ये आपको कब तक इन्फॉर्म करना है ये मुझे बताइए। सर ये इन्फॉर्म करना है उसके लिए दो सिचुएशंस है। एक, इफ द चार्ज हैज बीन क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 2018। ठीक है, इफ द चार्ज हैज बीन क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 2018, या फिर द चार्ज इज क्रिएटेड बिफोर 2 नवंबर 2018, यानी कि इफ द चार्ज इज क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 2018 या फिर बिफोर। सर हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट कौन सा, ऑफ कोर्स ऑन और आफ्टर 2 नवंबर। तो 30 डेज के अंदर फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, यू हैव टू इन्फॉर्म द आरओसी अलोंग विद द नॉमिनल फीस और द नॉर्मल फीस। ठीक है सर, अगर 30 डेज में नहीं हो पाया तो नेक्स्ट 30 डेज में कर दो बाय पेइंग additional fees, next 30 days by paying what, by paying what, additional fees, or the next 60 days, or the next 60 days 30 normal fees, 30 additional fees, or या फिर 60 days by paying ad valorem fees, by paying what, ad valorem fees। सर ad valorem मतलब जिस हिसाब से चार्ज का वैल्यू है उस हिसाब से फीस। ठीक है, तो 30 30 60 इफ इट इज ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 2018। पर अगर सर 2 नवंबर 2018 के पहले होता तो
उस केस में भी 30 days बाय पेइंग व्हाट नॉर्मल फीस, या फिर 300 दिन डायरेक्ट, या तो 30 दिन, मतलब तो 30 30 और 60 था ना, 30 30 60, इसमें कितना 30, या फिर 300 days फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, या फिर क्योंकि उस समय शुरू शुरू में ना चार्ज को बताना इन्फॉर्म करना जरूरी था, मतलब वी नीडेड आरओसी को ना रिकॉर्ड चाहिए था चार्ज का उस वक्त, इस वजह से इतना समय दिया था, अभी उतना समय नहीं दे रहा आपको, ठीक है। 300 दिन फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, या फिर 6 months फ्रॉम 2/11/2018 विच एवर इज लेटर बाय पेइंग एडिशनल फीस, बाय पेइंग व्हाट एडिशनल फीस। तो मस्त है 30 30 60, ये हमारे ज्यादा रेलेवेंट है। 30 30 60 या फिर 30 days प्लस 300 days, या 300 days फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, या फिर 6 months, या फिर 6 months फ्रॉम 2/11/2018 whichever is what later, this is section number 77, ठीक है। इन केस अगर कंपनी जो है वो चार्ज को क्रिएट करना भूल जाए, ठीक है, वैसे तो आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना अनिवार्य है, बट इन केस अगर कंपनी भूल जाए, ठीक है, तो चार्ज होल्डर के पास भी अधिकार है, किसके पास अधिकार है, चार्ज होल्डर के पास भी पावर दे दिया अंडर सेक्शन 78 कि बाई चांस अगर कंपनी भूल गया है आरओसी को इन्फॉर्म करना तो आप कर दो। सर क्यों क्यों क्यों? बिकॉज आगे जाके आप पढ़ोगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अगर इन केस चार्ज जो क्रिएट नहीं हुआ है इन प्रॉपर टाइम, इन ड्यू टाइम, ठीक है, एंड इन्फॉर्म टू द आरओसी इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है ना, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ना बिटवीन यू एंड द कंपनी, ठीक है, दैट मींस कंपनी एंड द चार्ज होल्डर बिकम्स नल एंड वॉइड, मतलब यू आर नो लॉन्गर हैविंग द पावर ऑफ द सिक्योरिटी बेसिकली, ठीक है, आपका कोई पावर नहीं है चार्ज का, बस आप लोन है वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा आपका, इन सिंपल लैंग्वेज क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो ये आप चार्ज होल्डर के लिए भी बड़ा नुकसान है, राइट, चार्ज होल्डर के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है कि पहले कहाँ सिक्योर्ड है, सब कुछ आराम है, टेंशन नहीं है, और अभी अचानक से क्या हो गया, अनसिक्योर्ड। अब आपको कंपनी का ऐसे आशा करना पड़ेगा, हे कंपनी प्लीज मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, बिकॉज मेरे पास तो कोई एसेट ही नहीं है। इसीलिए इफ इन ड्यू कोर्स इफ इन ड्यू कोर्स कंपनी जो है वो अपने चार्ज को रजिस्टर नहीं कराता है, तो कौन करा सकता है, चार्ज होल्डर करा सकता है। सर चार्ज होल्डर कब कराएगा, पहले तो वो 30 दिन दिखेगा कि कंपनी जो है 30 दिन तक एटलीस्ट वेट करेगा, एटलीस्ट बोला मैंने, मतलब उससे ज्यादा भी वेट कर सकता है, हाँ ठीक है, 30 days तक वेट करेगा देखने के लिए कि क्या कंपनी अपने चार्ज को क्रिएट कर रहा है, आरओसी को इन्फॉर्म कर रहा है। अगर नहीं किया तो नेक्स्ट 30 days के अंदर कौन क्रिएट कर सकता है, चार्ज होल्डर, या फिर विद इन द नेक्स्ट 60 days, या फिर विद द नेक्स्ट 60 days भी चार्ज क्रिएट कर सकता है। ऑब्वियस सा बात है, जब आप नेक्स्ट 30 days में करोगे तो चार्ज होल्डर कैन रजिस्टर अलॉन्ग विद द, he also has to pay the amount of additional fees, और अगर 60 days के अंदर करता तो he has to pay ad valorem fees। फॉर्म नंबर कौन सा होगा, सेम फॉर्म जो कंपनी को करना चाहिए था, फॉर्म नंबर 1 या फिर फॉर्म नंबर 9, CHG 1 या फिर CHG 9, ठीक है, समझ में आया। बट सर क्योंकि ये कंपनी की तरफ से आना चाहिए था, ये जो क्रिएशन ऑफ चार्ज है ये किसकी तरफ से आना चाहिए था, कंपनी की तरफ से आना चाहिए था। तो कंपनी जो है एक बार कंपनी से आरओसी एक बार क्रॉस चेक करवाएगा कि ये जो चार्ज होल्डर बोल रहा है ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, ठीक है, तो वो एक शो कॉस्ट नोटिस देगा, आरओसी विल गिव अ शो कॉस्ट नोटिस, ठीक है, इट शैल गिव अ व्हाट शो कॉस्ट नोटिस गिविंग अ 14 days टाइम, ठीक है, वो कंपनी को एक शो कॉस्ट नोटिस देगा और बोलेगा कि 14 days के अंदर मुझे बताइए आप कि इस चार्ज को हमें क्यों क्रिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस चार्ज को हमें क्यों क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर सही सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे दिया कंपनी ने कि इस वजह से चार्ज क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो आरओसी चार्ज को क्रिएट नहीं करेगा, रजिस्टर नहीं करेगा विद द आरओसी। बट अगर कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया, या फिर कोई रिप्लाई नहीं है, कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया है, या फिर कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो क्या करेगा आरओसी, चार्ज को क्रिएट कर लेगा। और याद है आपको जब इस समय चार्ज होल्डर रजिस्टर करवा रहा था चार्ज को, तो इन दैट केस दे पेड एडिशनल फीस, राइट, तो ये भुगतेगा क्यों, व्हाई शुड द चार्ज होल्डर भुगतिंग द फीस, दिस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी, ठीक है, बाद में जाके आप सब्सिक्वेंटली इसको रिकवर कर सकते हो। सर व्हाट इफ, अगर मैंने आपको दिखाया भी था इन द रेगुलर क्लास, मैंने आपको दिखाया भी था चार्जेस ऑफ डिफरेंट कंपनीज, तो कभी कभी जो है चार्ज के अगेंस्ट जो क्रिएट हुआ है ना उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है विच इज डिफाइंड, sorry, which is mentioned in section number 79. Section number 79 talks about what? Modification of charge. Section number 79 talks about what? Modification of charge. यानी कि क्या चार्ज जो है वो मॉडिफाई हो सकता है? The answer is what? Absolutely what?
यस सर। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, बट सबसे पहले मुझे ये समझना है कि मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है अगर मैं टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ऑफ द लोन उसको चेंज कर दूं। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन जो है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको अगर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, मैंने अगर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन को चेंज कर दिया है बिटवीन द कंपनी एंड द चार्ज होल्डर, उस दिस एन एग्जांपल ऑफ मॉडिफिकेशन। से एग्जांपल्स बता दो जहां हमारा टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होता है। इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो गया, टेन्योर ऑफ द लोन चेंज हो गया, रिपेमेंट का शेड्यूल चेंज हो गया। सो जो 80% फीस पे कर दिया था तो आपने पार्शियल एसेट्स को जो चार्ज में था उसको रिलीज कर दिया। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये जो इंटरेस्ट रेट्स है ना, ये अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट है, ये क्या है आपका बैंक का इंटरेस्ट रेट है, तो उस केस में अगर बैंक इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो रहा है तो हम उसे मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज नहीं बोलते, इफ इट इज इन द रिगार्ड्स टू बैंक इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट रेट्स जो है ना वो सब्जेक्ट टू कंडीशन, क्योंकि उसमें फ्लोटिंग रेट्स रहता है, राइट, तो वो तो चेंज होते रहता है एवरी पर्सन, आपको जिसको पता होगा कि वो टाइम एंड नाउ के बीच में चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन द रेपो रेट्स, राइट। तो इसलिए उसे हम मॉडिफिकेशन नहीं बोलते। उसके अलावा अगर आप किसी ने लोन लिया और वहां इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो गया तो वी विल टर्म इट एज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। टेन्योर चेंज किया, रीपेमेंट का शेड्यूल आपने चेंज किया, या फिर आपने एसेट्स जो चार्ज में था उसको पार्शियली अगर रिलीज कर दिया, these are all the examples of modification of charge। सर अगर मॉडिफिकेशन हुआ तो आरओसी को बताना पड़ेगा कि चार्ज में क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है। तो सर वापस से, हाँ हाँ वही 77 78 का कंडीशन जो है वापस से अट्रैक्ट हो जाएगा। वापस से आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना इन द नेक्स्ट 30, ठीक है, इन द नेक्स्ट 30 या फिर 60 डेज। ठीक है, और अगर कंपनी ने नहीं किया तो चार्ज होल्डर कर सकता है। ठीक है, चार्ज होल्डर कर सकता है। इतनी मेहनत हमसे करवाया, जब क्रिएशन ऑफ चार्ज है तब भी आरओसी ने हमसे मेहनत करवाया, मॉडिफिकेशन है तब भी हमसे तब भी हमसे मेहनत करवा रहे हैं आरओसी। आरओसी खुद तो कुछ करो। तो जब एक बार चार्ज जो है वो आरओसी के साथ में क्रिएट हो गया तो आरओसी विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सिचुएशन। अगर क्रिएशन ऑफ चार्ज है तो इन द फॉर्म नंबर CHE2, इन द फॉर्म नंबर व्हाट, CHE2। And in the case of modification of charge, it is form number CHE। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ चार्ज अंडर फॉर्म नंबर CHE2, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज अंडर फॉर्म नंबर CHG3। ठीक है, समझ में आ गया आपको, परफेक्ट। ये सर्टिफिकेट मिलता है किससे, आरओसी से हमें। ठीक है, एज अ सर्टिफिकेट ऑफ चार्जेस। क्रिएशन हुआ तो ये, मॉडिफिकेशन हुआ तो। सर व्हाट इफ द चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड, मैंने आपको कराया था ना अभी, कॉन्सिक्वेंसेस होता है अंडर सेक्शन व्हाट 86। सेक्शन नंबर क्या है 86। 77 पढ़ा, 78 पढ़ा, 79 पढ़ा, जितना गिनती सर हमें आपको हमें पता है 80 आना चाहिए, पता है। बट ये सब चार्ज के रिलेटेड बात किया। इन केस अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हो चार्ज को तो क्या होगा, सेक्शन नंबर 86 नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ चार्ज बिकम्स व्हाट, नल एंड वॉइड। ठीक है, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट था चार्ज का वो खत्म है, यानी कि चार्ज होल्डर जो है वो क्या बन जाएगा, अनसिक्योर्ड हो जाएगा। चार्ज होल्डर बिकम्स व्हाट, अनसिक्योर्ड। ठीक है, देखिए चार्ज होल्डर अनसिक्योर्ड हो गया, ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है, मतलब जो आपके अगेंस्ट जो चार्ज क्रिएट किया गया था, जो सिक्योरिटी था वो हट गया है, लोन हटा नहीं है, लोन अभी भी है। ठीक है, तो चार्ज होल्डर बिकम्स अनसिक्योर्ड बट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन इज स्टिल। ठीक है, चार्ज होल्डर अनसिक्योर्ड होता है ये मैं मानता हूं, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन क्या है, वो वैलिड है। ठीक है, तो चार्ज होल्डर बिकम्स अनसिक्योर्ड बट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन इज व्हाट, स्टिल वैलिड। ठीक है, बट सर ये तो सारा नुकसान जो है चार्ज होल्डर का ही हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो रहा है। ठीक है, चार्ज होल्डर बेचारा अनसिक्योर्ड हो गया, कंपनी के अगेंस्ट कुछ लगाओ। ठीक है, कंपनी का लगाते हैं फाइन या पेनल्टी, पेनल्टी किस पेनल्टी, ठीक है, पेनल्टी ऑन द कंपनी ऑफ ₹5 लाख एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट हुआ तो 50,000 रुपए। बट सर मेरा बात सुनो, अगर इंटेंशनली ये चार्ज को क्रिएट नहीं किया ना तूने, मतलब तेरे दिमाग में मेलिशियस इंटेंशन था, गंदी दिमागे थी तेरी, और तब तूने चार्ज क्रिएट नहीं किया, देन हम आपको लाइबल करेंगे फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। ठीक है सर, अभी कुछ बस पढ़ने वाले 447 थोड़े दिनों में। ठीक है, आइए समझ में आ गया आपको बढ़िया से। तो नॉन कॉन्सिक्वेंस में चार्ज बिकम्स वॉइड, चार्ज होल्डर अनसिक्योर्ड हो जाता है बट लोन स्टिल कंटिन्यू होता है, डिफॉल्ट का
फाइन्स एंड पेनल्टीज, एक्चुअली पेनल्टीज ओनली नॉट फाइन्स, एंड अगर इंटेंशनली किया है तो सेक्शन 448। देन यू हैव सेक्शन नंबर 80, बड़ा सिंपल सा बात है, अगर एक बार आपने आरओसी के साथ में चार्ज रजिस्टर करा लिया तो आपको अलग से पब्लिक नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरओसी को बता दिया मैंने, आपने दो देश के हर जनों को बता दिया, ठीक है, पूरा भारतवर्ष का हर इंसान जानता है कि वो चार्ज क्रिएट हो गया है, क्योंकि आपने किसके साथ में रजिस्टर करा दिया है, आरओसी के साथ में। तो आरओसी को बता दिया ना, तो वो एकदम वो जो आरओसी वाली आंटी नहीं है क्या, जो सारी बात को उनके पेट में कुछ नहीं पचता है सबको बता देती है, वही वाली आंटी है ये, ठीक है। ऐसे मेटाफोर था या ऐसे, आंटियाज में से नाराज मत होना, ऐसे मजाक में बोल, ठीक है। तो if a charge is being created with the ROC, it is deemed to be a notice to the public, ठीक है। सेक्शन नंबर 81, सेक्शन नंबर 81 सिंपल सा बात है, जब आरओसी रजिस्टर करता है इन सब चार्ज को तो वो अवेलेबल रहता है इन दी एमसीएस वेबसाइट, और हम हर कंपनी का फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हैं कि किसके किसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया गया है, ठीक है। सो वेरी पब्लिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, ठीक है, तो हम लोग आराम से इसको देख सकते हैं। हाँ सर, मजा आ गया, पता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 86 वाज ऑलरेडी डन, 80 कर लिया, 81 कर लिया, नेक्स्ट करेंगे हम 85, ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे 85, ठीक है। बाकी सेक्शंस भी डोंट वरी अबाउट इट। रजिस्टर ऑफ चार्जेस, ठीक है। जैसे कि आरओसी जो है ना, आरओसी जैसे हमने पढ़ा था, जैसे सर वापस से आपको गिनती नहीं आता, 81 के बाद 82 आता है, सर वो भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट 85 पढ़ने का रीजन है क्योंकि वी रीड 81 एंड 85 टुगेदर, ठीक है, वी रीड 81 एंड 85 टुगेदर, वाई सर, बिकॉज 81 बताता है कि आरओसी जो है ना वो मेंटेन करता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस। तो आरओसी तो मेंटेन करता है, एक रजिस्टर मेंटेन करता है आरओसी, इनफैक्ट यस आई हैव मिस्ड आउट, आरओसी रजिस्टर मेंटेन करता है बताने के लिए कि ये कंपनी है, इसका कौन सा एसेट के अगेंस्ट कौन सा चार्ज क्रिएट किया गया है। सिमिलरली 85 जो है ना, उसमें कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करता है, कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करता है किसका, चार्जेस का, कंपनी मेंटेन्स अ रजिस्टर ऑफ चार्जेस, कंपनी मेंटेन्स अ रजिस्टर ऑफ व्हाट, चार्जेस, ठीक है। So every company shall maintain a register of charges in form number what? CHG7 in the form of CHG7, ठीक है, वो अपना कंपनी जो है वो मेंटेन करता है चार्जेस इन द फॉर्म नंबर CHG7। सर कब रिकॉर्ड करेगा रजिस्टर में? इमीडिएटली, जैसे चार्ज क्रिएट हुआ हो, मॉडिफाई हुआ हो, सेटिस्फाई हुआ हो, जैसी एसेट अंडर चार्ज है उसी वक्त में इस रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा। सर इस रजिस्टर को तो अच्छे से रखना भी पड़ेगा, है ना, इस रजिस्टर को अच्छे से रखना भी पड़ेगा, हाँ हाँ हाँ, रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। सर रजिस्टर ऑफ चार्ज तो परमानेंटली रखना है सर, परमानेंटली, ठीक है, जिंदगी बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, टेन टेन टेन, ठीक है। तो इट इज व्हाट, केप्ट परमानेंटली। और जो इंस्ट्रूमेंट था, जो कॉन्ट्रैक्ट था क्रिएटिंग चार्ज, उसको जीवन भर नहीं रखना है, 8 साल तक रखना है, बट ध्यान रखिएगा 8 साल कब से, द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। अभी हम लोग पढ़ेंगे डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होता है। सेटिस्फैक्शन मतलब जो लोन जिसके अगेंस्ट आपने चार्ज क्रिएट किया था, इफ दैट लोन इज बीइंग सेटिस्फाइड, तो चार्ज को बोलते हैं चार्ज का सेटिस्फैक्शन होना, ठीक है। यानी कि लोन समाप्त तो जो एसेट के ऊपर प्रेशर था ना ऑफ चार्ज, वो क्या हो जाता है, एसेट से हट जाता है। तो जिस दिन से हटा है उससे लेकर 8 साल तक मेंटेन करना है, उसके बाद चाहो तो आप इंस्ट्रूमेंट को हटा सकते हो। जो रजिस्टर है सर उसको कौन देखता है, तो ध्यान कौन रखेगा, विल बी प्रिजर्व अंडर द कस्टडी ऑफ द सीएस। जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस है, इट हैज टू बी प्रिजर्व अंडर द कस्टडी ऑफ द सीएस, या फिर कोई भी डायरेक्टर जिसको ऑथराइज किया है किसने, ठीक है। ये तो ओके सा बात है, सीएस के कस्टडी में रहता है एंड द डायरेक्टर ऑथराइज बाय द बोर्ड एंड द सिंपल केस, ठीक है। जो मेंबर है वो कभी भी इस रजिस्टर ऑफ चार्जेस को देख सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जानने के लिए कि कितना इंस्ट्रूमेंट है, क्या एसेट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज क्या है, सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ वो इस रजिस्टर में देख सकता है। कैसे, कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। दिस इज सेक्शन नंबर 85 की कंपनी जो है वो भी एक रजिस्टर मेंटेन करता है किसका, ऑफ चार्जेस। क्लियर है बिल्कुल यहां तक? आई डोंट थिंक सो कोई इश्यू आपको होना यहाँ पे चाहिए, ठीक है सर। हाँ जी, सेक्शन नंबर 82, सेक्शन नंबर 82 टॉक्स अबाउट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज मतलब अगर कंपनी ने जब रीपे कर दिया लोन को विथ फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सुनो, रीपे जब करता है लोन को तो ऐसा नहीं कि पार्शियल रिपेमेंट, पूरा पूरा लोन रिपेमेंट कर दिया अगर, ठीक है, कैसे पेमेंट किया, पूरा लोन रिपेमेंट अगर कर दिया इन फुल एंड विथ इंटरेस्ट, ठीक है, लोन कैसे रिपे किया, पूरा अमाउंट विथ व्हाट, इंटरेस्ट, तो हम लोग क्या बोलेंगे उस सिचुएशन में, जब पूरा का पूरा लोन क्लियर
विथ इंटरेस्ट, तो हम लोग कहते हैं चार्ज गेट्स व्हाट, सेटिस्फाइड, द चार्ज गेट्स सेटिस्फाइड। ठीक है, और कंपनी जो है वो अप्लाई कर सकता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज टू द आरओसी। जैसे आरओसी को हमने रजिस्टर कराते वक्त भी आरओसी को इन्फॉर्म किया था, तो जब चार्ज को खुला कराना छुटवाना है तो भी किसके पास जाना पड़ेगा हमें, आरओसी। एंड ऑब्वियस सा बात है, आरओसी के पास जा रहे तो फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। फॉर्म नंबर क्या है, CHE 4। सर ये कब तक करना है, 30 डेज। कितना, 30 डेज ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो CHG 4 जमा करना कितने दिनों के अंदर, 30 डेज। जिस दिन आपने लोन का रिपेमेंट कर दिया ना, वहां से कितने दिन, 30 डेज में आपको CHG 4 देकर आरओसी को बताना पड़ेगा कि हमारा जो एसेट है वो खाली कर दो। ठीक है, फ्री हो गया हमारा एसेट, अब ये आपके बंदिश में नहीं रहेगा। और इन केस अगर डिले हो गया तो सर इसमें भी डिले होता है, हाँ हाँ ठीक, कंपनी लोग भूल जाते हैं। ठीक है, और इनके दिमाग में भी कुछ इंटेंशन होगा तो ये भूल जाते हैं। तो ठीक है, 30 डेज में नहीं हुआ तो डायरेक्ट 300 डेज में, बाय पेइंग व्हाट, एडिशनल फीस। ठीक है, और सर क्योंकि 30 डेज का टाइम लिमिट था, बट आप विद इन द नेक्स्ट 300 डेज कर रहे हो, तो आरओसी को बताना पड़ेगा कि लेट क्यों हुआ भैया, 30 दिन का टाइम था, आपने 300 दिन के अंदर अंदर किया। एग्जाम्पल 250 डेज के अंदर अगर आपने किया, तो आरओसी को बताना पड़ेगा कि आपने लेट क्यों किया। तो उसके लिए भी एक फॉर्म है, वो है CHG नंबर 10। तो CHG 4 में आप बताते हो रिगार्डिंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, एंड CHG 10 में आप ये बताते हो कि आपने डिले क्यों किया। ठीक है, बेस्ट चीज क्या है, IFSC कंपनी के केस में डायरेक्टली आपको 300 डेज दिया गया है। 30 डेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। IFSC कंपनी को बोला कि देखो आपको बात, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप 300 दिन के अंदर आराम से, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड बात करते हैं तो इनके तो चलते रहते हैं ना, इसे डायरेक्टली कितने दिन दिए हैं इनको, 300 डेज, कि आप टेंशन मत लो, आप 300 दिन के अंदर कभी भी करवा लो, कोई भी CHG 10 देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एडिशनल फीस नहीं, नॉर्मल फीस देकर आप 300 दिन के अंदर करवा लो। ठीक है, बट सर 30 दिन था विथ CHG 4, देन 300 डेज विथ CHG 4 एंड CHG 10। सर इन केस अगर तब भी भूल गए तो, 330 दिन पार हो गया, 330 दिन पार हो गया, तब क्या करेंगे। ठीक है, अगर 330 दिन भी पार हो गया, तब हमारे पास ऑप्शन है। अभी तक हम लोग किसके पास जा रहे थे, पप्पा के पास जा रहे थे, पप्पा मंजे आरओसी के पास जा रहे थे। अब दद्दू के पास जाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 87। ठीक है, 82 था सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, 86 वाज कॉन्सिक्वेंसेस, 87 इज व्हाट, देन वी गो टू द दद्दू। दद्दू मंजे सीजी, सीजी कौन आएगा, मतलब सीजी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, RD, रीजनल डायरेक्टर। उनको बताना पड़ेगा कि सर माफी माफी, सर माफी, क्या हो गया, क्या हो गया, माफी क्यों मांग रहे हो। सर हमें तो वैसे 330 दिन के अंदर आरओसी को बताना था कि हमारा चार्ज जो है वो क्या हो गया है, हमारा जो एसेट है वो क्या हो गया है, फ्री हो गया है, बट हम भूल गए, सर कोई जेन्युइन रीजन था उसकी वजह से हम नहीं करवा पाए। तो आपको पहले जेन्युइन रीजन को बताना पड़ेगा। अगर उनको लगता है कि हाँ ठीक है, जो जेन्युइन रीजन था, ठीक है, जेन्युइन रीजन तो था, एंड इट प्रोवाइड्स, ठीक है, कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले। सबसे पहले तो सर बातें तो फोन में तो करोगे नहीं RD से, उनको तो बताना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के साथ में। ठीक है, तो उसके लिए भी फॉर्म होगा कुछ, फॉर्म इज CHG 8, फॉर्म इज व्हाट, CHG 8। ठीक है, और बताना पड़ेगा कि क्यों डिले हुआ, एंड इफ यू गेट अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले फ्रॉम द RD, तो उस कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले के साथ में आप किसके पास जाओगे, आरओसी के पास। बट सर RD ने मुझे कान में बोल दिया अगर कि ठीक है कोई बात नहीं जा कर ले, तो क्या आरओसी मानने वाला है कि मैं दद्दू से परमिशन लेकर आया हूं, नहीं, लिखित में चाहिए भैया, लिखित में। मैंने लिखित में दिया ना किसको, RD को, कि देखो इस वजह से मेरा डिले हुआ एंड आई कुड नॉट गो टू दी आरओसी, मुझे भी लिखित पे चाहिए पर्ची कि भैया आपको दिक्कत नहीं है और आपने अप्रूव कर दिया है। तो वो लिखित में जो डॉक्यूमेंट आएगा ना, किससे, RD से, किसको, कंपनी को, वो होगा INC 28। वो क्या होगा, INC 28। ठीक है, INC 28 अलॉन्ग विथ CHG 4। ठीक है, आप किसके पास लेके चले जाओगे, CHG 4 प्लस INC 28 जो है, उसको विद इन द नेक्स्ट, जब इशू हो जाए आपका INC 28, उसको आप किसको लेके जाओगे, किसके पास लेके जाओगे, आरओसी को, और आरओसी को बोलेगा दीजिए डॉक्यूमेंट ले लीजिए। आरओसी चेक करेगा, बोले अरे 300 दिन पार हो गया है, तो बोलेगा देखिए सिर्फ ऊपर का पन्ना मत देखिए, पीछे का पन्ना देखिए, पीछे क्या है, INC 28। अच्छा अच्छा, तुमने परमिशन ले लिया RD से, ठीक है तब चलेगा, तब हम क्या करेंगे, एडमिट कर लेंगे। बट सर याद है कि जब क्रिएशन ऑफ चार्ज चार्ज होल्डर ने किया था, तो हमने शो कॉस्ट नोटिस दिया था किसको, कंपनी को, ये पूछने के लिए कि क्यों चार्ज क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज हो रहा है, तो ये तो चार्ज होल्डर का हक है ना। तो हम शो कॉस्ट नोटिस देंगे, हम मतलब आरओसी, आरओसी इस बार एक शो कॉस्ट नोटिस देगा किसको, चार्ज होल्डर को,
ये पूछने के लिए कि क्यों ये चार्ज सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे वहां पूछा था कि इस चार्ज को क्यों क्रिएट नहीं होना चाहिए, रजिस्टर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आरओसी जो है विद इन द नेक्स्ट 14 डेज, ठीक है, जब ये सारा फॉर्म वगैरह मिल जाए, वो किसको देगा, शो कॉज नोटिस देगा टू द चार्ज होल्डर कि इस चार्ज को क्यों सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। अगर चार्ज होल्डर ने रीजन बता दिया कि क्यों नहीं होना चाहिए, प्रूफ कर दिया विद सफिशिएंट एविडेंस, तो उसे वो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज नहीं मानेगा। एंड इन केस अगर वो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं देता है या फिर वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, तो हम क्या मानेंगे कि चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है, एसेट फ्री हो चुका है, एंड आरओसी विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन अंडर फॉर्म नंबर CHG। ठीक है, चलेगा। वन वन तो आपको पता ही है, 2 3 में तो आपको पता है सर्टिफिकेट रहता है आरओसी। ठीक है, फॉर द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर द मॉडिफिकेशन। तो 5 में क्या दे रहा है आपका, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपके लिए रीड कर देता हूं एक बार के लिए, इनकेस अगर कोई कंफ्यूजन है। वंस द कंपनी रिपेज बैक द लोन इन फुल with the interest, the charge gets satisfied and the company will apply for registration of charges, satisfaction of charges to the ROC in form number A within 30 days of the satisfaction of charge by paying normal fees। और ये दिस वन। ठीक है, सब कुछ कर दिया आपने। फिर आईएफएससी को तो 300 दिन कॉर्डिनेशन ऑफ डिले, और जब एक बार उनको मिल जाएगा तो चार्ज होल्डर को पूछेगा कि ये जो है वो है या नहीं है, या सेटिस्फैक्शन हो चुका है। उसके हिसाब से दे विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन अंडर फॉर्म नंबर CHG। ठीक है, नेक्स्ट। सर आरओसी के पास भी पावर है। ठीक है, सर आरओसी के पास भी पावर है। सर आरओसी के पास में क्या पावर है, आरओसी के पास में ये पावर है कि अगर वो देखेगा, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया, कि कोई जो एसेट है ना उसके ऊपर कोई भी नो लॉन्गर द चार्ज इज बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, उसको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो आरओसी सुओ मोटो खुद से भी वो 30 डेज के अंदर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज कर सकता है, प्रोवाइडेड कि दूसरा वाला पार्टी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उसने सारे ड्यूज जो है वो क्लियर कर लिए हो। ठीक है, कभी कभी कई सारे एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, तो हम एक रिसीवर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो सर रिसीवर को अगर आप अपॉइंट करोगे फॉर मैनेजिंग द एसेट्स अंडर चार्ज, रिसीवर्स आर अपॉइंटेड फॉर मैनेजिंग द एसेट्स अंडर चार्ज। तो अगर ऐसा हुआ है तो इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस जो रिसीवर है जब भी अपॉइंट होगा या फिर निकाला जाएगा, रिमूवल होगा, मतलब आपको दोनों ही केस में आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर CHG 6। सर कब तक, 30 डेज के अंदर फ्रॉम सच अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ द रिसीवर। ठीक है, दिस वाज सेक्शन नंबर 83 एंड 84। डिफरेंट फॉर्म्स एक बार देख लो। CHG 1 and 9 was all about registration of charge। CHG 1 was other than debenture holders and 9 था अगेंस्ट डिबेंचर होल्डर। चार्ज 6 CHG 2 सर्टिफिकेट मिलता है किससे, हमें आरओसी से, अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ चार्ज। CHG 3 वापस आरओसी से मिलता है अगेंस्ट द मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। CHG 4 जब हम सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के लिए अप्लाई करते हैं। CHG 5 हमें सर्टिफिकेट मिलता है किससे, आरओसी से, कि सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज हो चुका है। CHG 6 is the appointment or removal of receiver। CHG 7 is the register of charges। CHG 8 condonation of delay to the CG। CHG 9 again delay to the satisfaction of charge। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। एंड आज वाले टॉपिक्स जो हमने पढ़ा वो क्या क्या था आपका, व्हाट आर द टू मोड्स, ठीक है, ऑफ द क्रिएशन ऑफ चार्ज। ये दो टाइप का होता है, फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। क्या क्या होता है आपका, फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। सर अगर चार्ज क्रिएट हुआ है ऑन द चार्ज होल्डर फॉर अ स्पेसिफिक एसेट, अगर एक स्पेसिफिक एसेट, ये एसी या फिर बिल्डिंग या फिर किसी अगेंस्ट, किसी पर्टिकुलर एसेट के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट हुआ है, उसे हम कहेंगे एज फिक्स चार्ज। और सर अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एसेट के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, बट क्या हुआ है सर, अगेंस्ट द बिजनेस इन जनरल, मतलब कोई स्पेसिफिक एसेट के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, पूरे बिजनेस के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया गया है, तो हम उसे कहते हैं एज फ्लोटिंग चार्ज। क्या कहते हैं उसे, एज फ्लोटिंग चार्ज। तो अगेंस्ट द स्पेसिफिक एसेट क्या कहेंगे उसे, एज फिक्स चार्ज, एंड अगेंस्ट द बिजनेस इन जनरल उसे हम कहेंगे एज फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, क्या हम फ्लोटिंग चार्ज से फिक्स चार्ज में कन्वर्ट करते हैं, द आंसर इज व्हाट, यस सर, फ्लोटिंग चार्ज से फिक्स चार्ज में हम कन्वर्ट करते हैं जनरली इन 3 सिचुएशंस। ठीक है, जनरली इन 3 सिचुएशंस। एक बार कंफर्म करो सब लोग जो ऑनलाइन कर रहे हैं फटाफट, ठीक है, कि इन 3 सिचुएशंस मुझे बताइए। सबसे पहला क्या है, ऐसा कोई इवेंट, अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था और उसमें मैंने कोई इवेंट के बारे में बता दिया कि भैया सुनो, अभी तो है मैं बिजनेस में फ्लोटिंग चार्ज एक्सेप्ट कर रहा हूं,
पर अगर और मल्टीपल लोग आ गए और मल्टीपल चार्ज होल्डर्स आ गए तो मैं इस चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आई विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फिक्स चार्ज। और ऐसा ही हुआ, मल्टीपल चार्ज होल्डर अगर हो गया तो उस पर्टिकुलर इवेंट में ठीक है क्या होगा, द फ्लोटिंग चार्ज विल बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स चार्ज। नंबर टू, अगर डेटर कंपलसरी, डेटर कंपनी है जिसने लोन लिया था, वो अगर लिक्विडेट हो रहा है, ठीक है, तब एसेट को लिक्विडेट कर, जब जितने भी कंपनी है उसको लिक्विडेट करनी पड़ेगी, एसेट्स जो है उसको बेचनी पड़ेगी। तो इन दैट केस जनरल चार्ज से, फ्लोटिंग चार्ज से काम चलने वाला नहीं है। उस केस में फ्लोटिंग चार्ज हैज टू बी कंपल्सरीली कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड चार्ज। द फ्लोटिंग चार्ज हैज टू बी कंपल्सरीली कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड चार्ज। एंड नंबर थ्री, अगर बिजनेस करने से ही आप अपने आप को रोक रहे हो, सीजेस टू कैरी ऑन द बिजनेस, ठीक है, इफ द डेटर कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन द बिजनेस, इन दैट केस आप क्या करोगे सर, इन दैट केस आप क्या करोगे सर, इन दैट केस जब आप बिजनेस ही बंद कर रहे हो तो बिजनेस का ऊपर चार्ज कौन सा क्रिएट होगा भैया, हमें बताओ, बिजनेस तो बंद हो रहा है आपका। तो हमको जो बिजनेस बिजनेस आप कर रहे थे ना, जिसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया, तो उसमें कौन सा स्पेसिफिक एसेट मिलेगा, ये बताओ। इन दैट केस फ्लोटिंग चार्ज विल बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड चार्ज। परफेक्ट। नेक्स्ट, पारी पासु चार्ज बड़ा सिंपल सा बात था कि कोई एक पर्टिकुलर एसेट है जिसका वैल्यू ज्यादा है और उसके अगेंस्ट मल्टीपल चार्ज होल्डर्स है, मतलब एक एसेट और अनेक चार्ज होल्डर्स, ठीक है, एक एसेट और मल्टीपल क्रेडिटर्स, एक एसेट और मल्टीपल क्या है, चार्ज होल्डर्स है, ठीक है, मल्टीपल क्रेडिटर्स है, मतलब एक एसेट के अगेंस्ट मल्टीपल चार्ज होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को फेवर किया गया है। मतलब एक बड़ा एसेट था 10 करोड़ का एंड देयर आर मल्टीपल क्रेडिटर्स, ठीक है, इन दैट केस उसे हम कहते हैं एज पारी पासु चार्ज। और जनरली ये डिबेंचर होल्डर केस में बहुत देखा जाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं एज पारी पासु डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर्स इफ सिक्योर्ड कैन हैव वन एसेट एंड मल्टीपल डिबेंचर्स, ठीक है, इसीलिए हम उसे कहते हैं एज पारी पासु डिबेंचर्स, ठीक है। और सर जब ये एसेट बिकेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो मल्टीपल क्रेडिटर्स लोग का चार्ज क्रिएट किया गया है, तो जब एसेट बिकेगा तो आपका जो एसेट जब बिकेगा तो उसका प्रोसीड्स को हम आउटस्टैंडिंग ड्यूज के हिसाब से सेटल कर ले, ठीक है, चलेगा। और रजिस्टर ऑफ चार्जेस वाला पार्ट तो चलो ये तो हम लोग जब चैप्टर करेंगे बाद में जाके तो ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज के हिसाब से जो चार्जेस है वो सेटल हो जाएगा, ठीक है। कंफर्म होने के लिए सबको ये चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से हो गया। The entire chapter is revised under 35 minutes only, 34 minutes to be very specific, ठीक है, 33-34 मिनट्स के करीब हुआ है, ठीक है। तो सबका क्लियर एकदम बढ़िया से चैप्टर एकदम याद हो गया, मतलब लास्ट में जब आप इसको रिवाइज करोगे तो दिस रिविजन ऑफ अराउंड 33 मिनट्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है, ये दोनों करना है आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा क्विक रिवीजन के हिसाब से बनाया हुआ, ऑब्वियसली ये रिवीजन तभी काम आएगा वंस यू हैव डन द बेसिक क्लास, तब आपके लिए ये रिवीजन बहुत मक्खन होगा। मल्टीपल टाइम्स व्हेन यू फील लाइक कि आप चार्ज भूल गए हो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा ही है जो आप भूल जाते हो बार बार, ठीक है ना, इन द फ्यूचर अभी याद रहेगा आपको, फॉर्म याद रहेगा, डेज याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा, बट इन द नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ जब बहुत चैप्टर्स का प्रेशर आता है, बाकी सब्जेक्ट का प्रेशर आता है, तो यू टेंड टू फॉल फॉरगेट। उस केस में 33 मिनट्स काफी काम आएगा आपका, ठीक है। इफ यू वॉच टिल हियर, ठीक है, मेक श्योर दैट यू लाइक इट एंड या, ठीक है, एंड करते हैं।